हम लोग हिंदी व्याकरण का कुछ चैप्टर डिस्कस कर चुके थे और उसका वीडियो भी बना चुके थे। और व्याकरण को हम लोग उस तरह से पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो, ना कि सब्जेक्टिव को नहीं, ऑब्जेक्टिव को टारगेट में करके हम लोग व्याकरण को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव को टारगेट करने के लिए हमको सबसे पहले अच्छा से समझना पड़ेगा। अगर हम अच्छा से नहीं समझें तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का नहीं बनेगा। तो इससे पहले इतना भी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव मतलब वीडियो बनाया है, तो उससे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सब 80-90% ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है और बाकी बात 10% है जो नहीं बनता है। तो उससे उतना टेंशन नहीं लेना है, जो बनता है उस पर फोकस करो। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ना, समझ के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का चैप्टर क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। तो वर्ण को हम लोग समझते हैं कि वर्ण क्या है, क्या किसे कहा जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है। लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई जिसका और टुकड़ा ना हो सके, जिसका और टुकड़ा ना हो सके। लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई जिसका और टुकड़ा ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। उसको क्या बोलेंगे? वर्ण। जैसे एग्जाम्पल में आम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? आम। अगर हम आम लिखें तो आम में क्या क्या? अ है और क्या? मोह है। अ है और क्या है? मोह है। अगर तुम अ को देखो, अ में सिर्फ अ है, लेकिन जब मौ का बात करेंगे, इसका बात करेंगे मौ का, तो मौ का भी टुकड़ा होगा। जैसे मौ एक वर्ण है, लेकिन मौ को जब टुकड़ा करेंगे तो मौ और जो अ लास्ट में देखो, मौ अ लास्ट में अ आ रहा, इसका मतलब मौ में अ भी छुपा हुआ है। तो मतलब इतना टुकड़ा करना है कि लास्ट में अगर मौ का भी टुकड़ा होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा टुकड़ा। तो इसी वही तो है, लिखित भाषा का सबसे छोटी इकाई जिसका और टुकड़ा ना हो सके, उसको क्या बोलेंगे? वर्ण। मतलब उसका और टुकड़ा, मौ का टुकड़ा हो सकता है, मौ और अ, इसके बाद टुकड़ा नहीं हो सकता। तो इसी को वर्ण पढ़ना हम लोग को, वर्ण। क्या पढ़ना हम लोगों को? वर्ण। अब देखो यहाँ पे क्या कि टोटल कितना वर्ण है हिंदी भाषा में? टोटल 52 वर्ण है। कितना वर्ण है टोटल? 52 वर्ण है हिंदी भाषा में। तो याद रखना। तो हिंदी भाषा में कितना वर्ण है हम लोगों को? 52 वर्ण। तो याद रखना। तो अब देखो 52 वर्ण है। अब पढ़ते हैं वर्ण का भेद। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण का भेद। तो वर्ण का दो भेद है, एक है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा। तो वर्ण का कितना भेद? दो भेद। कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखो स्वर वर्ण का संख्या कितना है? 11 और व्यंजन वर्ण का 41 41। तो दोनों को जोड़े क्या 52 हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो सबसे वर्ण किसको? भाषा का सबसे छोटा इकाई जिसका और टुकड़ा ना हो सके, वो क्या है? वर्ण है। और वर्ण दो प्रकार का, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का संख्या 11 है, व्यंजन वर्ण का 41। टोटल वर्ण हो गया तो वहाँ का कितना? 52। तो इसको याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या स्वर्ण वर्ण किसको डिस्कस करते हैं? स्वर्ण वर्ण। ठीक, अब देखो स्वर्ण वर्ण को डिस्कस करते हैं हम लोग कि स्वर्ण वर्ण क्या है। हम देखो स्वर्ण वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। मतलब कि इसमें किसी का सहारा नहीं लेना है, उसको क्या बोलेंगे? स्वर्ण वर्ण। जैसे स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना? 11। यहाँ पे लिख चुके हैं स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना? 11 है। तो यहाँ पे देखो स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना? टोटल 11 के 11 स्वर्ण वर्ण लिखा हुआ है। इसको अच्छा से याद करना है। सिंपल अ आ का जितना हो गया स्वर्ण वर्ण और ए आई का जितना हो गया स्वर्ण वर्ण। ठीक, तो अ का जितना हुआ स्वर्ण वर्ण और ए आई का जितना हो गया स्वर्ण वर्ण। तो इसको अच्छा से याद करना कौन सा स्वर्ण वर्ण है। अ है, आ है। ठीक, हर्ष ये दीर्घई, हर्ष हुआ दीर्घ है। ए ए ओ में अनुस्वार हो। देखो यहाँ पे अविसर्ग होगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको अविसर्ग कर लेना तुम लोग। अनुस्वार है। ठीक है, ये अविसर्ग है ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो याद रखना। तो टोटल वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता, उसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का संख्या कितना है हम लोगों का? 11। तो कौन 11 है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छा से याद करना, ऑब्जेक्टिव में तुमको देखने के लिए मिलेगा। चलो आगे आते हैं। अब आगे पढ़ना हम लोग को व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का संख्या कितना था? याद करो। व्यंजन वर्ण का संख्या था तुम लोगों का 41। तो याद रखना। तो व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है? 41। अब देखना व्यंजन वर्ण कितना। स्वर वर्ण क्या था? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा लिया जाता है, उसको स्वर वर्ण बोलते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है, उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। समझ गया? जिसमें क्या
स्वर्ण वर्ण का सहारा लेंगे उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। किसका सहारा लेंगे? स्वर्ण वर्ण का। स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना? 11। 11 में से किसी का सहारा लेंगे। ठीक, अब देखो वो समझ गया, तो उसको जो 11 है उसको हटा के जो भी बच गया सब व्यंजन वर्ण बचा। ठीक, अब एग्जाम में क्या पूछता है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो सारा काम लिख चुके हैं। तो कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? अब देखो कंठ से, पहला क्या पढ़ना है हम लोगों को? कंठ से। तो कंठ से किसका किसका उच्चारण स्थान है? देखो क ख जितना भी हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब वही हो गया। क ख में जितना भी है सब कंठ से। जैसे क से कंठ, क से क ख, पते। देखो यहाँ पे क ख का जितना भी वर्ण है सब क्या? कंठ से उच्चारण होता है। किससे होता है? कंठ से। ठीक, अब देखो क ख, उसके बाद क्या होता है? ग होता है, फिर घ होता है, फिर क्या? घ होता है। राइटिंग बहुत ख़राब है। तो जितना भी है सब क्या? व्यंजन वर्ण। और सबका उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। अब बात करें तालु से। क्या? तालु से। ठीक, अब देखो तालु से उच्चारण स्थान चौ छौ का जितना भी सब तालु से। चौ छौ का जितना भी है तालु से। तालु क्या है? तुम चौ छौ पढ़ो, चौ छौ पढ़ो। अब देखो तुम्हारा जीवा कहाँ जाके सट रहा है। ठीक, जीवा कहाँ जाके सट रहा है? वही है तालु। जीवा कहाँ जाके सट रहा है? चौ छौ देखो, चौ छौ देखो, जीवा कहीं से सट रहा है? जीवा कोई भाग, जीवा का कोई भाग कहीं जाके सट रहा है, वो क्या? चौ छौ का उच्चारण है। चौ छौ, जीवा ऊपर जाता है। तुम जीवा को पकड़ के चौ छौ बोलो, देखो चौ छौ बोल पाएगा? नहीं। जब तक तालु में नहीं सटेगा तब तक चौ छौ निकलेगा ही नहीं निकलेगा। तो जीवा को पकड़ो, अंदर से उंगली मुंह में घुसाओ, जीवा को दाबो और बोलने बोले चो, तो देखना क्या बोलता है। समझा? अब देखो बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा क्या? देखो मूर्धा है, टौ ठौ का जितना भी है सब क्या? मूर्धा। टौ ठौ का जितना है, टौ ठौ का कितना सब क्या? मूर्धा। तो टौ ठौ में क्या आता है? तो देखो जीवा का जो सबसे ऊपर लोलकी वाला है ना उसको पलटता है। देखो टौ ठौ में क्या होता है? जीवा पलट रहा है मेरा। टौ, जीवा, फिर से बोलो, 2-3 बार बोल के प्रैक्टिस करो। टौ टौ, जब 2-3 बार बोलेगा टौ तो देखो जीवा पलट के जाके सट रहा है ऊपर। जो पलट जो रहा है ना जीवा का आगे वाला हिस्सा, वही क्या? मूर्धा। वो क्या? मूर्धा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आते हैं क्या? दांत से। दांत से क्या? तौ थौ में जितना भी है सब दांत से होता है। तौ थौ में जितना भी है सब किससे आता है? दांत से। अब देखो जब भी तौ थौ बढ़ेगा जीवा देखो दांत को टच करके आता है। तौ थौ तौ धौ नो। ठीक, तो जीवा जितना भी है दांत से टच होता है। जीवा देखो कहाँ? तो बोलो देखो जीवा आ रहा है, तो करो तो सब कोई तो जब तो बोलेंगे तो देखो जीवा जाके दांत को टच करके आ रहा है। तो ठीक, तो का उच्चारण अच्छा स्थान क्या है? दांत से। मतलब तौथो में जितना भी हो गया सब दांत से होगा। टौठो में जितना भी सब मूर्धा से होगा। चौथो में जितना है सब क्या होगा? तालु से। कौखो में जितना भी सब क्या हो जाएगा? कंठ से। तब पौ जितना भी है सब हो जाएगा होठ से। पौ जितना भी है सब किससे होगा? होठ से। पौ जितना भी देखो जब पौ बोलेगा तो होठ सट रहा है, तो ये होठ से निकलता है इसका उच्चारण। उच्चारण कहाँ से होता है इसका? होठ से। बिना होठ को सटाए पौ बोल के देखो तो बोल ही नहीं पाएगा पौ। तो पौ बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको होठ को सटाना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो ये जितना भी हम लोग पढ़ें इसको सबको याद रखना चाहिए कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, नहीं है। किसका उच्चारण स्थान कहाँ से नहीं है, तो ये अच्छा से याद रहेगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बोल देगा 6 का उच्चारण स्थान कहाँ, तुम याद रहेगा तब तो इसको रटना पड़ेगा। इसको अच्छा से रट लेना, याद हो जाएगा। तो उसके बाद आगे आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है टो का उच्चारण स्थान कहाँ है, पौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, थौ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो तुमको पता होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव इसका है, इसीलिए हमको पता। देखो वर्ण तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो मेन पूछा जाता है सिर्फ उसी को हम लोग कवर किए हैं, वो भी वो जो आसान है। देखो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, गर्जन या नाद के आधार पर वर्ण का 2 भेद होता है। वर्ण का कितना भेद होता है? 2 भेद। गर्जन या नाद के आधार पर वर्ण का कितना भेद होता है? 2 भेद। तो क्या क्या? एक होता है सघोष, एक क्या होता है? सघोष, एक सघोष, एक क्या? अघोष। एक सघोष एक अघोष। तो इसको याद रखना, गर्जन या नाद के आधार पर वर्ण का कितना भेद? 2 भेद, सघोष और अघोष। देखो सघोष का संख्या कितना है? 30, और अघोष का संख्या कितना है? 14। कितना है? 14। तो इसको याद रखना है, सघोष 30 है और अघोष कितना है? 14 है। तो इसको याद रखना था हम लोगों को। अब देखो सघोष में क्या क्या आता है? सिंपल देखो, सघोष किसको बोलेंगे? देखो जिसको उच्चारण में थोड़ा सा टाइम लगता है, सघोष का उच्चारण में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसका उच्चारण में लंबा खींचता है। और अघोष में क्या होता है? उसका उच्चारण थोड़ा सा शॉर्ट में होता है। जैसे ये हम जो 3 4 लिखे हुए हैं ना, ये 3 4 5, तो ये क्या है? अब देखो वर्ड्स,
ये 3 4 5 और योर और ल वह ये सब क्या है, सघोष है। ये सब क्या है, सघोष है। कैसे 3 4 5 क्या है, सबसे इसका पहले कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो क को जानते हैं, क होता है, उसके बाद ख, फिर ग, फिर घ, फिर उसके बाद क्या आता है, घ। अब देखो क को लिख रहे हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक। तो ये 3 4 5 जो कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, ये 3 4 5, ठीक। और 1 2 का बात किया, इसका मतलब आगे का 2 गो। समझ में आ गया बात। तो 3 4 5 मतलब लास्ट का 3 गो, और 1 2 मतलब शुरू का 2 गो। तो ये हो गया। तो देखो अगर हम बोल देंगे ये घ क्या, घ है मेरा क्या, सघोष। तो एग्जाम इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, घ क्या सघोष, तो बोलेगा। तो इसलिए इसको याद रखना, 3 4 5 क्या है मेरा सघोष, और बाकी 1 2 क्या है अघोष। और ये भी याद रखना, योर और लव वो ह क्या है सघोष, और 100 क्या है अघोष, 100 क्या है अघोष। तो यार 100 क्या है अघोष। तो याद तो रहेगा तुम लोग को। तो ठीक है, हम लोगों का ये भी ख़त्म हो गया। इसका नाम क्या था, वर्ण। इसका नाम क्या था हम लोगों का, वर्ण। वर्ण भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा अब उसका भी व्याकरण बना देंगे। ऐसे व्याकरण में देखो जिसमें दिक्कत होगा सबको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव बना लेना पीवीडी से, सब बन जाएगा। जिसमें दिक्कत होगा वो पूछ सकता है।